गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था साइंस के बारे में, साइंस किसको कहते हैं उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइंस के एक भाग के बारे में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसको कहते हैं पढ़ लिया ना। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली थी, क्या क्या, एक आपका था साइंस और एक आपका साइंस का भाग था केमिस्ट्री। साइंस और साइंस के एक भाग के बारे में पढ़ा था हमने, वो भाग क्या था आपका केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं क्या, स्टडी ऑफ मैटर। क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। तो अब ये मैटर, अब हम समझ लेते हैं कि ये मैटर क्या होता है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की कोई एक अच्छी परिभाषा पता है? नहीं। तो चलिए हम यहां पहले समझ लेते हैं कि इस द्रव्य को कहते क्या है। द्रव्य की एक डिफिनेशन क्या होगी। एनीथिंग anything occupy space, anything occupy space having mass, having inertia, having inertia and we can feel that, feel it, and we can feel its। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो और स्थान घेरने के अलावा हैविंग मास, उसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें जड़त्व। द्रव्यमान के बाद क्या आपका है, इनर्शिया। इनर्शिया मीन जड़त्व का गुण हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो और क्या कर सके, और जिसे हम क्या कर सके, महसूस कर सके, और जिसे हम महसूस कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है। लिख लिया? थोड़ा सा करेक्शन कर लें। हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसे हम महसूस कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल ले ले। आप क्या हैं, द्रव्य हैं? क्या हैं हम? द्रव्य है ना? द्रव्य है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आप भी तो स्थान घेरे हुए हैं, है ना, एक स्पेस लिए हुए। आपका कुछ द्रव्यमान भी है ना, द्रव्यमान है कि नहीं। अब हम समझ लेते हैं जड़त्व किसको कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था जड़त्व के बारे में।
हाँ, किसी वस्तु का वह गुण अगर वह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाएंगे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अब जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको पीछे से कोई पेन लगा दे तो फिर आप गति की अवस्था में आ जाएंगे कि नहीं? तो बदल जाएंगे ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा? गति में परिवर्तन हो जाएगा, विराम अवस्था से आप बदल जाएंगे, तो ये आपका तब जड़त्व खत्म हो जाए। और उसके बाद क्या, जिसे हम महसूस कर सके, तो आंख से ही महसूस कर लेता है आदमी। फिर आपका है, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो बस यही है आपका द्रव्य। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, कुर्सी है, यहाँ बैठे हुए, बेंच है, डेस्क है, लोहे के सामान है, ये सब क्या है? आपके द्रव्य के उदाहरण है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अगर इसकी डिफिनेशन आपने लिख ली है तो अब इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। कि क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। इरेज करें इसे, कितने प्रकार के होते हैं? 3। चलिए आज हम आपको 5 बताते हैं। अब हम जब मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैटर का हम पूरा पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन। मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन करें मैटर का, तो मैटर को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक तरह से नहीं डिवाइड कर सकते। क्या क्या है वह? ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संघटन के आधार पर। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये दो आधार पे बटेगा। पहला है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संघटन के आधार पर। अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर डिवाइड करेंगे तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, फर्स्ट जानते ही हैं आप क्या है? सॉलिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ठोस। दूसरा है आपका लिक्विड, जिसको हम कहते हैं द्रव। और तीसरा है आपका गैस, जिसको हिंदी में भी कहते हैं गैस। और आपका है फोर्थ प्लाज्मा, प्लाज्मा। और एक आपका है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन क्या कहते हैं? तेज बोलिए। बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सेट। तो ये आपके हो गए 5। और इसके आधार पे भी डिवाइड करते हैं जब रासायनिक आधार पे, तो रासायनिक आधार पे कितने, रासायनिक संगठन के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या? एक तो पहला है आपका प्योर और दूसरा है आपका इम्प्योर, मतलब शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को भी डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 भागों में बढ़ता है। क्या है आपका? एक है आपका एलिमेंट्स और दूसरा है आपका
कंपाउंड, एलिमेंट तत्व, और ये आपका क्या, यौगिक। और हम इम्प्योर में आएंगे तो इम्प्योर में क्या होता है आपका, मिक्सचर। इम्प्योर में क्या होता है आपका, एक इम्प्योर में हम पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। इनके बारे में पूरा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। मिक्सचर, ठीक है, इनके बारे में हम और आगे जाके पढ़ेंगे। मिक्सचर किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, एलिमेंट, ठीक है। अब इनके बारे में समझिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। और आपका क्या है, रासायनिक संगठन के आधार पर प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। लिख लिया? देखिए, ये ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है ना, ये नेचुरल है। और ये जो प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये आपका क्या है, ये लैब में मैनुअल, मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है ये आपका। और ये तीनों चीजें जो है ये आपकी क्या है, नेचुरल है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और ये पूरा हम पढ़ लेते हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमने एक चीज पढ़ा था कि पृथ्वी पे अगर हम चीजों को डिवाइड करें तो चीजें कितने भागों में डिवाइड होती है, लिविंग और नॉन लिविंग, दो ही बताया था ना। तो हम अभी इसमें क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं। और फिजिकल साइंस में क्या आपका क्या पढ़ रहे हैं, ये आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैटर। मैटर में अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने बताया था कि नॉन लिविंग, ये सारी चीजें क्या है आपकी, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उनको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। अब हम नॉन लिविंग को समझ लेते हैं कि नॉन लिविंग बनता कैसे। इरेज करें इसे। ये आपका बेस है, इससे आप भागिए मत। क्योंकि लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि अगर घर की बेस मजबूत हो तो ऊपर का जो मंजिल बनता है वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। जब आपका बेस कमज़ोर रहेगा तो आप आगे की पढ़ाई सही नहीं कर पाएंगे। अब हम समझ लेते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग किसे कहते हैं, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग किसे कहते हैं, हमने बताया था नॉन लिविंग चीजें जो बनती हैं उनका सबसे छोटा इकाई क्या है, एटम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। और ये एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अणु, ठीक है। और उसके बाद ये मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, मैटर। क्या बनाते हैं, मैटर। और इसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्य। और इसी को जब हम आगे डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें तीन भाग मिलता है। क्या आपका, एक आपका बनेगा सॉलिड, एक आपका लिक्विड और एक आपका गैस। तो ये चीजें किसके ऊपर, मैटर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। और ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है, मॉलिक्यूल दो आधार पे बनता है। किसी अणु को जब हम किसी द्रव्य को जब बनाएंगे तो अणु मिलके ही तो द्रव्य बनाते हैं ना। तो अणु एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, या तो आकर्षित कर सकते हैं या तो प्रतिकर्षित। तो इनके बीच में एक बल काम करता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। दो अणुओं के बीच जो बल काम करता है उसको हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में दो तरह का बल लग सकता है। कौन कौन सा, एक आपका होगा
IMFA और एक होगा IMFR। इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। पहला तो है आपका IMFA, इसको कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। और एक दूसरा होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। कोई द्रव्य बनेगा ना तो उनके बीच में एक बल काम करता है, उनके अणुओं के बीच, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। और अंतरा आणविक बल दो तरह का हो सकता है, एक आपका अंतरा आणविक आकर्षण बल, एक आपका अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। ये आपका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी IMFA। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण को जान ही रहे हैं। जब दो चीजें एक दूसरे को अपने तरफ खींचती हैं तो उसको हम आकर्षण कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में धकेलती हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। तो यही है, जब एक अणु दूसरे अणु को अपनी तरफ खींच के एकदम टाइट बंध जाएगा तब उसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तो अब हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ लें। ये आपका जानना जरूरी था। क्यों जानना जरूरी था, अब जैसे हम आपका सॉलिड लिक्विड गैस और ये सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो आपका IMF है, IMF है, ये आपका IMFA, ये आपका बहुत ज़्यादा होता है IMFR से, तब कोई मैटर आपका क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जब ये आपका इससे थोड़ा कम होगा तब क्या बन जाएगा, लिक्विड। जब IMFR ज़्यादा हो जाएगा तब आपका क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। इरेज करें। तीन है आपके सॉलिड, लिक्विड और आपका क्या है, गैस। तो हमने पहला चीज आपको बता दिया, सॉलिड, लिक्विड और आपका क्या है, गैस। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड गैस में हमने भी अभी आपको बताया कि जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तब किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तब कोई मैटर क्या बन जाता है, आपका सॉलिड बन जाता है। जब आपका IMFR से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और जब आपका IMFA कम हो जाता है IMFR से, तब ये आपका क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं मच बेटर देन, मच ग्रेटर देन, और यहाँ पे लेस देन सॉलिड, मतलब सॉलिड से कम होगा।
होगा तो ज़्यादा, लेकिन सॉलिड से कम होगा। अब हम अगर इनके बनावट के बारे में पढ़ ले तो यहाँ पे हमने इनके बनावट के बारे में पढ़ा है। हमने सॉलिड को देखा है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं ना। तो ये हम बना लेते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। इसी तरीके से लिक्विड बना लीजिए। लिक्विड में ये थोड़ा दूर दूर हैं। और हम गैस में आ जाएंगे तो ये काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनका बनावट हो गया। अब अगर हम इनके शेप साइज वेट वॉल्यूम के बारे में पढ़ ले तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक क्या, अगर हम इनका एक बना ले तो यहाँ हम इनके बात करते हैं शेप के बारे में। शेप एंड साइज। शेप और साइज कैसा होगा, इसका तो आपका क्या होता है, डिफिनिट होता है। डिफिनिट मीन्स निश्चित होता है। और इसका डिफिनिट होता है या इनडिफिनिट होता है। शेप साइज होता है लिक्विड का नहीं होता है। लिक्विड का कोई साइड होता है, नहीं होता ना। कोई साइज होता है, शेप साइज होता है नहीं। तो ये आपका क्या है, इनडिफिनिट। और ये इनडिफिनिट। ठीक, और अगर आ जाए हम शेप साइज के अलावा और क्या बात करते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका कैसा होता है, डिफिनिट होता है या इनडिफिनिट होता है, डिफिनिट। और इसका डिफिनिट, क्योंकि लिक्विड को हम माप सकते हैं ना। तो यह क्या होगा आपका, डिफिनिट होगा। और ये इनडिफिनिट। और दो तीन चीजें हैं, इन सब के बारे में जान लेते हैं। जैसे अब अगर देखिए, हमने पढ़ा है आपका क्या, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन पढ़ रहे हैं, तो यहां एक चीज और जान लेते हैं। वो क्या है आपका, इंटर मॉलिक्यूलर गैप। मतलब इनके बीच में दूरी, इन अणुओं के बीच में दूरी कितनी होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी। तो अंतरा आणविक दूरी, यहां पे दूरी दिख रही है अणुओं में, मिनिमम। यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, मिनिमम, जितना कम से कम हो सके। यहां पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो यहां होगा ना, मैक्सिमम। यहां क्या होगा, हाँ, इनके बीच की दूरी यहां बहुत कम, और यहां जितना हो सके अधिक हो सकता है। और यहां पे क्या होगा, मोर देन सॉलिड लिख लेते हैं, मोर देन सॉलिड। सॉलिड से तो ज़्यादा ही होता है, जितना भी होता है, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा में ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सॉलिड, ठोस से ज़्यादा, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है इनके बीच में दूरी। और एक चीज़ समझ लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी, इनके बीच में डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी का मतलब हमने पढ़ा है क्या, घनत्व। और घनत्व के बारे में हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं ना। यही अब देखिए, इनके बीच में घनत्व ज़्यादा होगा, इनके बीच में या इनके बीच में, घनत्व किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड का होगा ना। मैक्सिमम होगा आपका किसका, सॉलिड का। और इसका लेस देन सॉलिड, और इसका मिनिमम। घनत्व हमने पढ़ा है, घनत्व जानते हैं ना, हाँ। और एक चीज लास्ट लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं,
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई चीज़ कितने टेम्परेचर पे पिघलना शुरू कर देती है, मेल्ट होना शुरू कर देती है। और बॉइलिंग मतलब कितने टेम्परेचर पे वो आपका क्या करने लगती है, उबलना शुरू कर देती है। ये पढ़े ना मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं क्या, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक पढ़े हैं ना। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, गैस की अपेक्षा और लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा ही होगा। अगर हम लोहे को गर्म करने जाएंगे, लोहे को पिघलाने जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा कि नहीं, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मैक्सिमम, और इसका लेस देन सॉलिड, और इसका मिनिमम। ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे मेल्टिंग पॉइंट और आपका है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इन सब के बीच में इंटरचेंज कैसे होता है, हो जाएगा ना इंटरचेंज, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है ना, तो ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे, चेंजेज इन फिजिकल स्टेट, इसके अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तब हम आपका केमिस्ट्री को थोड़ा सा क्लोज करके फिजिक्स के वीडियो पे आ जाएंगे। लेकिन ये आपका बेस है, हमारा यही कहना है कि जब तक आपका बेस नहीं तैयार होगा तब तक आप पूरी बुक पढ़ के भी कंप्लीट नहीं होंगे। बेस आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमसे पूछा जाता है, अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो यही पूछेंगे, बताइए अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अच्छा बताइए विज्ञान कहते किसको है। वो नहीं बता पाया, अच्छा विज्ञान में क्या पढ़ते हो, तो आप कहेंगे कि अच्छा विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर आपने नाम बताया तो वो कहेंगे कि अच्छा इस चैप्टर का ये पॉइंट बताओ। वो आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं करने आएंगे, यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये आपका बेस है, पहले आपका बेस तैयार होना चाहिए। और आगे के वीडियो में जैसे ही हम इन बेस को कंप्लीट कर लेते हैं, 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल हम आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।